There are a large number of risky customers in the world, and United States sells weapons to most of them. 24 फरवरी 2022 रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग स्टार्ट कर दी, जिसमें अब तक ऑलमोस्ट 2 लाख मिलिट्री कैजुअलिटीज हो चुकी है और एक साल बाद भी ये जंग खत्म होने के कोसों दूर है। यूक्रेन वो पावर नहीं था जो रसिया जैसी सुपर पावर के सामने एक हफ्ते भी टिक पाता, लेकिन यहाँ पे कोई चाहता था कि ये वॉर लंबी चलती रहे ताकि वो इस वॉर से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। वॉर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चल रही हो, सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, जॉर्जिया, यमन या फिर यूक्रेन, इस सब में एक चीज़ कॉमन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये वो पावर है जो हर एक जंग में अपने इंटरेस्ट को इन्वॉल्व रखता है ताकि इनकी डिफेंस कंपनीज, ऑयल कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और हेल्थ केयर कंपनीज को प्रॉफिट हो सके। दिसंबर 2017 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को $47 मिलियन का वेपन सपोर्ट प्रोवाइड किया। ऑब्जर्वर्स ने ट्रंप को वार्न भी किया कि आपका ये मूव पुतिन को वॉर पाथ की तरफ धकेल सकता है। बट हार्श रियलिटी ये है कि वॉर इकोनॉमी किसी प्रेसिडेंट की नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रूट पॉलिसी है, जो ट्रंप के जाने के बाद भी बनी रही। जो बाइडेन ने यूक्रेन के वेपन सपोर्ट को कंटिन्यू रखा और आखिरकार रसिया ने यूक्रेन पे एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। लुक, अब यूक्रेन को अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए अमेरिका से और हथियार चाहिए। The United States of America is a repeat offender when it comes to arming criminals, terror groups, rogue regimes, sometimes by design and sometimes by default. War is good business for parts of the economy. As Russian troops poured across Ukraine's border, kicking off the Russian invasion in late February, something else was happening at the same time in New York. Stock prices of American defense companies soared. Shares of Raytheon shot up by 8%, General Dynamics 12%, Lockheed Martin 18%, and Northrop Grumman a whopping 22%. Weapons U.S. supplied to rebel opposition groups in Syria have inadvertently ended up in the hands of Al-Qaeda. And in Iraq, weapons meant for the Iraqi army ended up in the hands of ISIS. America feeds the global war machine. American weapons are being used to undermine what American governments say they are fighting for: international peace and security. हे, मैं मनोज जोशी और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे यूएसए जंग के जरिए अपने इंटरेस्ट परस्यू करता है, कैसे यूएसए ने गल्फ वॉर्स को फंड किया, वहाँ पे तख्ता पलट करवाया अपने बेनिफिट्स के लिए, कैसे यूएसए ने इराक में जंग स्टार्ट कर दी। एक्चुअली ये वो हिस्ट्री है जिसे अमेरिका का आम आदमी भी शर्मिंदगी महसूस करता है। To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. 1951 मोहम्मद मोसद्देक ईरान का प्रेसिडेंट बना। ये वो शख्स था जो ईरान की सूरत बदलने वाला था। ईरान की ह्यूमंगस ऑयल रिफाइनरीज जो कि एंग्लो ईरानियन कंपनी के कंट्रोल में थी, ये शख्स इन रिफाइनरीज को नेशनलाइज करने वाला था। बट वाई? ब्रिटिशर्स ने बहुत ही चतुराई से ईरान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत ईरान की ऑयल रिफाइनरीज का 84% प्रॉफिट कंपनी ओन करेगी और बचा हुआ 16% ईरान की गवर्नमेंट। इट वॉज एन एक्सप्लॉयटेशन। ज़मीन ईरान की, रिफाइनरीज ईरान की और प्रॉफिट ब्रिटिशर्स का। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था। मोहम्मद मोसद्देक की गवर्नेंस के अंडर ईरान में ऑयल इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को इस ब्लैक गोल्ड से हाथ धोना पड़ा। ब्रिटिशर्स की तरह यूएसए भी ईरान के इस बदलाव से खुश नहीं था। ब्रिटेन इस हद तक चला गया
कि उसने ईरान को धमकी दे डाली कि इसके कॉन्सिक्वेंस भयानक हो सकते हैं। एंड इट हैपेंड। ब्रिटेन और CIA ने मिलकर ईरान में मोसादेक के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। रिलीजियस आउटफिट को फंड किया ताकि वो मोसादेक के अगेंस्ट खड़े हो। CIA ने कुछ ही टाइम में ईरान में कियोस, हॉस्टिलिटी जैसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर दिया। एंड इवेंचुअली इन 1953 USA ने ईरान में तख्ता पलट करवा दिया और अपने एक पपेट मोहम्मद रज़ा पहलवी को प्रेसिडेंट बना दिया। और अगले कुछ सालों में USA और ब्रिटेन ने ईरान से वापस ऑयल एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया विद द प्रॉफिट शेयर ऑफ 50%। बट USA के लिए ये इनफ नहीं था। USA ने ईरान को हथियार भी देना स्टार्ट कर दिया। ये एक्सप्लॉयटेशन अगले 20 सालों तक चलती रही जब तक ईरान में रिलीजियस रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुए। इस रेवोल्यूशन ने USA के पपेट मोहम्मद रज़ा पहलवी को ओवरथ्रोन कर दिया और आयतुल्ला अल खोमेनी को ईरान का फर्स्ट सुप्रीम लीडर बनाया गया। आयतुल्ला ने आते ही ईरान की ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। नाउ लुक, अब USA ने न केवल ईरान में ऑयल रिफाइनरीज से कंट्रोल खोया था, बल्कि ईरान जो USA से हथियार भी खरीदता था, उसने अपने एक कस्टमर को भी खो दिया। एंड दैट्स वेयर USA स्टार्टेड फंड्स द वॉर। 17 सितंबर 1980 इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने नेशनल असेंबली ऑफ इराक के सामने खड़े होकर अपनी नेबरिंग कंट्री ईरान को कंडेम किया और अक्यूज किया कि ईरान इराक में कुर्दिश इंसर्जेंट्स को फंड कर रहा है। सद्दाम हुसैन के पास ईरान पे अटैक करने के इनफ रीजंस थे, चाहे खुजिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट हो, सद अल अरब का वाटरवे डिस्प्यूट हो, या फिर ईरान की इस्लामिक पॉलिसीज। इन सब ने एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया। एंड फाइनली 22 सितंबर 1980 इराक ने ईरान पे अटैक कर दिया। USA ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करते हुए इराक को वेपन सपोर्ट प्रोवाइड किया और साथ ही साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस। एंड USA चाहता था कि ये वॉर लंबी चलती रहे। बट वाई? USA इराक को सपोर्ट कर रहा था तो वहीं इजराइल ईरान को वेपन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, और जो वेपन्स इजराइल ईरान को सप्लाई कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि USA की कंपनीज ही बना रही थी। एंड वॉर जितनी लंबी चलेगी USA उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स या अमेरिकन सिटीजन्स नहीं मर रहे थे, इराक और ईरान के लोग मर रहे थे। दोनों साइड्स अमेरिकन वेपन से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एंड यूनाइटेड स्टेट वाज मेकिंग मनी ऑन द डेथ ऑफ इराकी एंड ईरानियन पीपल। 8 साल लंबे चले इस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए, मिलियंस ऑफ लोग जख्मी हो गए। दोनों साइड्स की इकोनॉमी बुरी तरह से डैमेज हो गई। इराक बुरी तरह कर्जे में डूब चुका था और अब सद्दाम हुसैन को इस डेट क्राइसिस से निकलने का एक ही उपाय सूझ रहा था, कुवैत को इन्वेड करना in order to gain more control over the lucrative oil supply of the Middle East. And finally 1990 इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया। USA इराक के इस स्टेप से चिंतित था, इसलिए नहीं कि सद्दाम हुसैन की मिलिट्री कुवैत में जाके आम लोगों को मारेगी, वहाँ की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगी, बट इसलिए कि इराक के इस इन्वेजन से USA में ऑयल के प्राइस हाइक हो जाएंगे। उस टाइम के US प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने इस इवेंट पे कहा, आर जॉब्स, आर वे ऑफ लाइफ, आर ओन फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड all suffers if control of the world's great oil reserves fell into the hands of Saddam Hussein. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Our objectives are clear. Saddam Hussein's forces will leave Kuwait. The legitimate government of Kuwait will be restored to its rightful place, and Kuwait will once again be free. इन्वेजन के 5 दिन बाद USA ने यूनाइटेड नेशन की 34 कंट्रीज के साथ मिलकर इराक के अगेंस्ट ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लॉन्च किया और 4 दिन बाद इराकी फोर्सेस कुवैत को हार चुकी थी। एंड फाइनली प्रेसिडेंट बुश डिक्लेयर्ड ए सीज फायर। एक्चुअली ये कोई सीज फायर नहीं थी, इस वॉर को जस्ट पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि ये वॉर कुवैत की ज़मीन पे नहीं इराक की ज़मीन पे लड़ी जाती।
बट जाहिर तौर पे इराक और यूएसए की जंग टली नहीं थी। 9 सितंबर 2001 अल-कायदा ने यूएसए पे एक टेरर अटैक किया, बट द क्वेश्चन इज हाउ दिस अटैक इज लिंक्ड टू द इराक, एंड द आंसर इज नो वन नोज। वास्तव में यूएसए की गवर्नमेंट ने इस अटैक को इस वे में प्रेजेंट किया कि अमेरिकन लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं इराक की ज़मीन को भी इस अटैक के लिए यूज़ किया गया है, बट यूएस गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे जो इस चीज़ को क्लियर करे कि अल-कायदा का इराक से कोई कनेक्शन था। इस चीज़ के बाद यूएसए ने सद्दाम हुसैन पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के झूठे एलिगेशंस लगाए। ये वही सद्दाम हुसैन था जिसको 1980s तक यूएसए वेपन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था ईरान से जंग लड़ने के लिए। उस टाइम भी लोग मारे जा रहे थे, बट हु केयर्स। उस टाइम सद्दाम हुसैन यूएसए के लिए प्रॉफिटेबल था, तो उसके द्वारा ईरान के अगेंस्ट यूज़ किए गए केमिकल वेपन्स भी जस्टिफाई थे। बट इन 2003 ये समीकरण बदल चुके थे एंड फाइनली यूएसए ने इराक पे अटैक कर दिया और विद इन मंथ्स यूएस मिलिट्री ने इराक की कैपिटल बगदाद को कैप्चर कर लिया और सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया। 2000 तक यूएसए इराक का मेजर ऑयल इंपोर्टर था विद 8 लाख बैरल्स पर डे और इराक के पास दुनिया की मेजर ऑयल रिफाइनरीज थी, बट यूएसए के पास इन रिफाइनरीज का कोई भी कंट्रोल नहीं था। यूएसए और उनके अलाइज इस बात से भी चिंतित थे कि कहीं इराक की ऑयल रिफाइनरीज चाइना और रशिया के कंट्रोल में ना चली जाए। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रिस्पोन कहते हैं द इराक वॉर इज़ लार्जली अबाउट ऑयल। और इसी तरह 2007 में फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जैक हैंगल ने कहा, पीपल से वी आर नॉट फाइटिंग फॉर ऑयल, ऑफ कोर्स वी आर।